डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पार्ट 2 बताने जा रहा हूं। आपको पार्ट 1 में दो पैरेलल फोर्सेज का रिजल्टेंट और उसके क्रिया बिंदु कैसे निकालते हैं ये मैं पार्ट 1 में बता चुका हूं। दूसरी चीज मैं जो पार्ट 1 में बताया वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और उसका एप्लीकेशन सभी जगहों पर सीजी में होता है। वह था वैरिग्नन्स थ्योरम। वैरिग्नन्स थ्योरम ये कहता है कि यदि n फोर्सेज दिए गए हैं और उनका रिजल्टेंट r है। मान लीजिए कि n फोर्सेज P1, P2, P3, Pn है और उनका रिजल्टेंट r है। तो P1, P2, P3, Pn का मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट वही होगा जो रिजल्टेंट का मोमेंट होगा उस बिंदु के अबाउट। तो इसी का प्रयोग हम इस आर्टिकल में करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखे हैं सीजी ऑफ n मासेज केप्ट इन ए लाइन। यहाँ पर n मासेज m1 m2 देखिए m1 m2 m3 mn-1 mn, ये मासेज a1 a2 a3 n-1 an करस्पॉन्डिंग बिंदुओं पर रखे गए हैं, जिनके भार क्रमशः w1 w2 w3, यहाँ गलत लिखा गया है, ये wn होगा wn-1 और ये wn होगा, ये wn होगा। तो ये इनके भार हैं और g जो है ये जितने भी वेट्स हैं ये सभी पैरेलल फोर्सेज हैं। क्योंकि ये मासेज एक लाइन में ऐसे रखे गए हैं तो फोर्सेज जो ग्रेविटी का लगेगा वह सभी पैरेलल होगा, लेकिन ये सब मासेज एक लाइन में रखा गया है और टाइटली अटैच्ड है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मासेज फ्री है, ये सब मास फ्री नहीं है। ये सब एक दूसरे लाइट रॉड से ऐसे कनेक्टेड है, ये लाइट रॉड से कनेक्टेड भी है ताकि मासेज अपने स्थान पर ही फिक्स्ड रहे। एक लाइट रॉड से कनेक्टेड है जिसका वेट हम नगण्य मान करके चलते हैं और ये मासेज m1 m2 m3 mn-1 mn केवल कैलकुलेशन में इन्हीं को लेते हैं। इस रॉड जो लाइट रॉड है जिसके द्वारा ये कनेक्टेड है उसको हम नहीं लेते हैं। यदि लाइट रॉड के द्वारा कनेक्टेड नहीं होगा तो मासेज डिस्प्लेस हो जाएंगे, इसीलिए इनको लाइट रॉड से कनेक्ट किया गया है। अब O इसी रेखा पर एक फिक्स्ड पॉइंट है जहां से इन मासेज की दूरियां क्रमशः x1 x2 x3 xn-1 xn है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। तो अब वैरिग्नन्स थ्योरम यदि इस पर लगाएंगे तो जितने भी भार हैं w1 w3 w1 w2 w3 wn-1 wn, ये n मासेज हैं। यहाँ भी यहाँ डॉट डॉट आप दे सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट, ये डॉट डॉट
ये n मासेज है, ये ऐसे मासेज है, और यहां भी आप डॉट 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 ऐसे दे सकते हैं। तो ओ पॉइंट ओ से इनकी दूरियां x1 x2 x3 xn xn माइनस 1 है, और इसी ओ बिंदु पर G एक ऐसा पॉइंट है जो ये सारे पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट इस पॉइंट से गुजरता है। तो मान लीजिए कि सभी भारों का जोड़ W है, तो यहां पर लिखेंगे लेट the masses m1 m2 m3 mn be kept at the points A1 A2 A3 an let the masses m1 m2 m3 mn be kept at the points A1 ये A1 A2 A3 an where and let O be a point, on the line joining A1 to an। ये ऐसा हमने मान लिया। लेट द मासेज m1 m2 m3 mn be kept at the points A1 A2 A3 an and let O be a point on the line joining A1 to an minus an। मान लीजिए कि लेट OA1 is equal to x1, OA2 is equal to x2, OA3 is equal to x3, and so on। OA n minus 1 is equal to xn minus 1 and ON ये and ON minus ये sorry and OAN is equal to xn। ये सब डिस्टेंसेस मान लिए गए। तो देन और ऐसे मान लीजिए कि लेट G be a point
let G be a point on the line joining O to AN. Let G be a point on the line joining O to AN such that O G is equal to X, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। G एक ऐसा बिंदु है जहां से OG का मान X है। Let G be a point on the line joining O to N -1 such that OG is equal to X and G is the center of the parallel forces W1, W2, W3 up to Wn। ये सभी पैरेलल फोर्सेज का G जो है सेंटर है। देन W का मान इतना होगा। सभी पैरेलल फोर्सेज का जो रिजल्टेंट होगा वह रिजल्टेंट इतना होगा। देन W बराबर W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस Wn। ये Wn इतना हो गया। ये Wn W1 W2 W3 Wn का रिजल्टेंट है W, तो सभी का सम हो जाएगा। नाउ बाय वेरिगेन्स थ्योरम अब यहां पर वेरिगेन्स थ्योरम लगाएं। नाउ बाय वेरिगेन्स थ्योरम theorem we had देखिए वेरिगेन्स थ्योरम लगाएंगे तो इतना होगा। W ये रिजल्टेंट का जो मोमेंट होगा वह W यहाँ पर x बार हमने मान लिया है। OG इज इक्वल टू यहाँ x बार, सपोज x बार, x नहीं x बार मान लिया, तो W इंटू x बार बराबर यहाँ पर हो जाएगा W1 x1 प्लस W2 x2। ये देखिए इंडिविजुअल फोर्सेज का मूवमेंट हो रहा है, प्लस W3 x3 प्लस Wn xn। दिस इंप्लाइज यहां पर x बार का वैल्यू हो गया x बार इज इक्वल टू W1
x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 and so on plus Wn xn डिवाइडेड बाय, यहाँ W का मान हो गया W1 प्लस W2 प्लस W3, ये हो गया प्लस Wn xn। अब यदि यहां पर मासेज जो है M1 M2 M3 है, तो आप इतना लिख सकते हैं, यहाँ W1 का वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ M1G इंटू x1। आप चाहे तो G सबसे कॉमन कर दें, यहाँ पर इतना आएगा M2G, ये भार हो गया, W2 का वैल्यू हो गया इंटू ये इंटू x2 प्लस M3G इंटू x3। इस तरह से लास्ट टर्म इसका आ जाएगा MnG इंटू xn और डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाएगा M1G प्लस M2G प्लस M3G, ऐसे आएगा, और ये MnG। तो इसको कैंसिल करके आप इतना लिख देंगे, इसको कैंसिल करके आप इतना लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, यहां पर x बार का वैल्यू हो गया, दिस इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3, ऐसे प्लस Mn xn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन प्लस Mn। ये आपका x बार का वैल्यू हो गया, ये x बार का वैल्यू हो गया। तो यहां पर देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस फॉर्मूले को निकालने के लिए केवल वेरिग्नन्स थ्योरम का एप्लीकेशन किया, जो बताता है वेरिग्नन्स थ्योरम कि the moment of a number of forces about a point, the moment of a number of forces about a point is equal to the moment of the resultant of forces about that point। बस उसी चीज का हमने एप्लीकेशन करके और इसका x बार का वैल्यू जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन है OG का मान निकाल दिया। और इसके बाद अब मैं अगले फॉर्मूले पर आता हूं। तो देखिए मैं जो अभी फॉर्मूला निकाला, ये W इज इक्वल टू सॉरी नहीं, x बार इज इक्वल टू यह जो फॉर्मूला निकाला गया, ये x1
m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। ये जो फार्मूला निकाला गया था, तो यह फार्मूला निकाला गया जिसमें ये था कि W1 M1 M2 M3 Mn मासेज n पॉइंट्स पर रखे गए हैं, और वो एक पॉइंट है जहां से हमने मोमेंट लेकर के और ये फार्मूला निकाल दिया x बार का वैल्यू, जहां x बार जो है वह CG का लीनियर कोऑर्डिनेट आप कह सकते हैं, CG का लीनियर कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। अब आपको यहाँ पर उसी फार्मूले का एप्लीकेशन कर करके आपको एक इंटीग्रल फार्मूला बताते हैं। इंटीग्रेशन मेथड से किसी रॉड का आप CG दिखा सकते हैं कि उसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक रॉड कंसीडर कर लिया। यह रॉड मान लीजिए कि ये OA एक रॉड है, और यह रॉड जो है होमोजीनियस है, और इसकी लीनियर डेंसिटी रो है। लीनियर डेंसिटी रो, जितना मोटा रॉड मैंने दिखाया है वैसी बात आप पतला रॉड भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा विजिबिलिटी के लिए इसको मैंने मोटा दिखा दिया है। हालांकि किसी भी प्रकार का आप रॉड लेंगे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मिडिल पॉइंट में ही होगा। तो अब आप क्या करें कि इस फॉर्मूले को आप इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं। यदि m1 m2 m3 mn होमोजीनियसली कनेक्टेड हो, जैसा कि एक रॉड में होता है, इस रॉड को डिफरेंट छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांट सकते हैं। तो एक टुकड़ा हमने ये देखिए P पॉइंट पर ले लिया, ये P पॉइंट पर, जहां P पॉइंट जो है एक वेरिएबल पॉइंट है, तो P पॉइंट का O पॉइंट से यहां डिस्टेंस x है, और यह P पॉइंट वेरिएबल पॉइंट हो गया। तो अब आपको यदि इसका CG निकालना है रॉड का, तो रॉड के CG के लिए ये फॉर्मूला देखिए, ये हो जाएगा। ऊपर आप इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n, और यहां लिख सकते हैं mr xr डिवाइडेड बाय सिग्मा mr, ये लिख सकते हैं। और यदि ये मासेज कंटिन्यूअस हो, तो कंटिन्यूअस मासेज के लिए आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रल m, ये इंटीग्रल देखिए यहां पर ये mr जो होगा वह dm के फॉर्म में आ जाएगा। बात को समझिए यहाँ। और xr चूंकि डिस्टेंस है, इसलिए xr को हम x लिख देंगे, और ये जो छोटे छोटे मासेज है, इस मासेज के जगह पर यहां पर हम dm लिखेंगे, ये ऐसे dm लिखा जाएगा। बात को समझिए ध्यान से, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm ऐसे लिखा जाएगा। ये किस परिस्थिति में लिखा जाएगा? यदि ये मासेज कंटिन्यूअस हो और कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उस सिचुएशन में हर एक मासेज, जो छोटे छोटे मासेज को आप जोड़ रहे हैं, तो वह मासेज
यहाँ एमआर के जगह पर डीएम लिखा जाएगा। और ये यहाँ एक्सआर जो है, जो एमआर मास का लेंथ है, ये एमआर मास की दूरी है ऑरिजिन से, तो उसके जगह पर एक्स लिखा जाएगा। अब यदि ऐसे जैसे रॉड में होता है कि रॉड जो है एक कंटिन्यूअस लेंथ है, छोटे 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 टुकड़ों को जोड़ा गया है, तो उसी में एक टुकड़ा dx वैसे ले लिया गया जिसकी लीनियर डेंसिटी रो है। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है, यहाँ पर ऐसे आप लिखेंगे x, और dm जो है इसके जगह पर dm जो यानी इसका मास है, ये टुकड़े का मास है, तो टुकड़े का मास यहाँ पर हो जाएगा ये आपको रो और इंटू dx इतना हो जाएगा, रो dx हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ये रो dx हो जाएगा, रो dx, dm का वैल्यू इतना आ जाएगा। और हमको यहाँ यदि रॉड का लेंथ a है तो 0 to a इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब आप लिखेंगे इंटीग्रल ऐसे, ये देखिए, चलिए दूसरे लाइन में मैं लिखता हूं, इसको आप लिखेंगे संपूर्ण लेंथ निकालना है तो इंटीग्रल 0 to a, और रो रो कैंसिल हो जाएगा, x dx हो गया, x dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रल 0 to a, और ये केवल dx हो गया। अब देखिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता रहा है कि रॉड का कहां पर होगा, तो चूंकि यहां पर एक ही कोऑर्डिनेट की बात है, तो यहां पर ये आ गया, देखिए इसका इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 x का, और 0 to a डिवाइडेड बाय यहां ये हो गया आपको x, और इंटीग्रेशन ये लिमिट 0 to a। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो चूंकि दोनों का यहां पर ये है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2, आप अलग अलग ही निकाल दें तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर a, और इसी तरह से वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर a बाई 2। तो x बार की वैल्यू जो होगी, यानी CG का जो कोऑर्डिनेट, CG का जो पॉइंट होगा वह a बाई 2 होगा, यानी ठीक आधे लेंथ पर होगा। तो इंटीग्रेशन से बिल्कुल यह बात क्लियर हो जाता है कि यह इस रॉड का जो CG होगा वह मिडिल पॉइंट पर होगा। तो अब आगे मैं बताता हूं कि प्लेन में यदि कोई प्लेन लैमिना है तो उसकी CG कहां पर होगी। देखिए मैं ये फिगर जो बनाया हूं, ये प्लेन में पॉइंट्स रखे गए हैं। देखिए ये केस 1 है, ये फिगर 1 है, और ये फिगर 2 है। यहां प्लेन में मासेज P1 पर M1 रखा गया है, P2 पर M2 रखा गया है, P3 पर M3 रखा गया है। इस तरह से n मासेज रखे गए हैं प्लेन में। तो आप ऐसे लिखें, लेट the n masses, let the n masses be kept
be kept at the points px1 by 1, px1 by 1, p2 x2 by 2, p3 x3 by 3, dot dot pn xn yn. Let the n masses, यहां पर n masses लिखना चाहिए था. Let the n masses, यहां पर देखिए मैं लिख दे रहा हूं. Let the n masses, यहां पर m1 m2 लिखना चाहिए था. मैं फिर से इसको रीराइट कर देता हूं. Let the n masses, इसको मैं पुनः लिख देता हूं. Let the n masses m1 m2 m3 dot dot mn be kept at the points p1 x1 by 1, p2 x2 by 2, p3 x3 by 3, p3 x3 by 3, and so on. pn xn yn. Let the n masses m1 m2 m3 mn be kept at the points p1 p2 p3 pn respectively. ऐसा रखा गया है. रेस्पेक्टिवली. तो ये मास जो है, यदि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहां पर इस प्रकार से लेते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लेंथ x1 के बराबर हो गया और यह P1 से जो इसका वेट क्रॉस करेगा वह W1 वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. तो ये जितने होंगे सब वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स होंगे और यह फोर्स W1 बराबर M1G1, W2 बराबर M2G2, M2G, W3 बराबर M3G, इस तरह से ये फोर्स होंगे. तो ये सभी पैरेलल फोर्स होंगे. तो वहां पर यदि x आप यदि इसका सेंटर ऑफ फोर्सेस यदि निकालते हैं, if x, पहले हम क्या किया कि x कोऑर्डिनेट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं.
तो इफ x बार बाई बार, इफ x बार बाई बार be the center of force, be the center of force, be the center of force, सेंटर ऑफ फोर्स, ये x बार बाई बार हमने सेंटर ऑफ फोर्स ले लिया। तो देन यहां पर देन अभी जैसा कि निकाला ये रॉड के केस में निकाला कि देखिए ये फोर्स ऐसे है और ये लेंथ जो है ये x1 है, फिर ये फोर्स ऐसा है, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो यह इसका मोमेंट, यहां पर इसका मोमेंट आ जाएगा W इंटू W1 इंटू x1। यहां पर जो वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड है उसका मोमेंट हो जाएगा x2 इंटू W2। इस तरह से सबका मोमेंट निकल जाएगा। तो x बार जो है सेंटर ऑफ x कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ फोर्सेज, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ फोर्सेज। तो यहां पर आप निकाल सकते हैं कि देन x बार की वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा, ये देखिए x बार और ये सभी पैरेलल फोर्सेज का यदि रिजल्टेंट W है तो x बार इंटू W का वैल्यू आप इतना लिख सकते हैं, x बार इंटू W का वैल्यू लिखा जाएगा x1 इंटू W1, ऐसे लिखा जाएगा, प्लस x2 इंटू W2 प्लस x3 इंटू W3, ऐसे लिखा जाएगा, प्लस xn इंटू Wn, ऐसे लिखा जाएगा। तो यहां पर x बार एक्चुअली क्या है कि जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, वर्टिकली डाउनवर्ड पैरेलल फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं उन पैरेलल फोर्सेस का यहां पर W जो है वह रिजल्टेंट है और उस रिजल्टेंट का x कोऑर्डिनेट x बार है। तो यहां पर भी वेरिगेंस थ्योरम यदि हम अप्लाई करेंगे तो x बार इंटू W का वैल्यू x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 प्लस x3 इंटू W3 प्लस प्लस xn इंटू Wn आएगा और यहां से आप वही रिजल्ट निकालेंगे। x बार का जो वैल्यू होगा वह यहां पर निकलेगा x1 W1 प्लस x2 W2 x2 W2 प्लस x3 W3 प्लस xn Wn और डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, इतना आ जाएगा, प्लस Wn, जो W का वैल्यू है, ये W का वैल्यू हो गया। तो यहां पर x बार हमने निकाल दिया, क्योंकि यहां पर मासेस जो है एक प्लेन में रखे गए हैं, इसीलिए उनका CG का पोजीशन केवल x बार निकालने से नहीं मिलेगा, वहां बाई बार भी निकालना पड़ेगा, तब उसका CG का सही पोजीशन आप पाएंगे। तो बाई बार निकालने के लिए हमने क्या किया कि ये जैसे सेटिंग है, आप मान लीजिए कि इसके साथ x एक्सिस जो है और y एक्सिस इन मासेस के साथ टाइटली अटैच्ड है और इस x एक्सिस को इस प्रकार से ऐसे रोटेट कर दिया कि x एक्सिस वर्टिकल हो गया और y एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो गया, जैसा कि हम पिक्चर
2 में दिखाए हैं। इस बात को समझना जरूरी है, किताबों में ये बातें नहीं लिखी गई है कि इसका y कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। इसलिए यह काफी ध्यान देने योग्य बात है कि y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस पूरे सिस्टम को लेते हुए हमने इस प्रकार से रोटेट कर दिया कि एक्स एक्सिस वर्टिकल हो गया और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो गया। तो नेचुरली जो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट हैं वो कहां पर कैसे चले आएंगे। देखिए यहां पर y कोऑर्डिनेट की ऊंचाई देखिए इतनी है, और पिक्चर में भी यहां पर देखेंगे y कोऑर्डिनेट देखिए इतना लेंथ में आएगा, जिसको हमने नहीं लिखा है, ड्राइंग में नहीं दिया है, लेकिन दोनों का लेंथ देखिए बराबर है। फिर देखिए P2 का लेंथ y कोऑर्डिनेट में इतना है, तो देखिए यहां y कोऑर्डिनेट में हमने इतना बना दिया है, ऐसे इतना लेंथ y कोऑर्डिनेट बता रहा है। उसके बाद P3 का y कोऑर्डिनेट इतना है और x कोऑर्डिनेट ज्यादा है, तो देखिए ये P3 यहां पर हो गया। आप इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए कि पूरे सिस्टम को यदि हम रोटेट कर देते हैं कितना डिग्री से, 90 डिग्री से इसको रोटेट किया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो OX जो है यानी x एक्सिस वर्टिकल हो जाएगा और y एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तब देखिए y एक्सिस जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है। तो यहां पर अब यदि आप मोमेंट लेंगे यहां फोर्सेस का, तो मासेस तो उतना ही रहेगा लेकिन कोऑर्डिनेट यहां बदल जाएगा। अब ये देखिए y2, यहां पर ये y1, ये y2, ये लेंथ y3 का मोमेंट लेंगे। तो देखिए मैं लिखता हूं, देखिए नाउ the whole coordinate system, the whole coordinate system, the whole coordinate system, the whole coordinate system, not only axis, पूरा coordinate system. Now the coordinate whole coordinate system. Now the whole coordinate, now the whole coordinate system, coordinate system is rotated through an angle 90 degree in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction,
so that the y-axis becomes horizontal. हम इस प्रकार से रोटेट किया. नाउ द होल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 90 degree in anti-clockwise direction so that the y-axis becomes horizontal. Then obviously हम यहां पर लिख सकते हैं. देन ऑब्वियसली क्या होगा, तो इस सिचुएशन में चूंकि बाई बार जो है रिजल्टेंट फोर्स का y कोऑर्डिनेट है, इसलिए लिखा जाएगा यहां पर y बार और इनटू w यानी रिजल्टेंट. तो यह वैल्यू हो जाएगा y1. देखिए यहां पर यही लेंथ आएगा y1 और इनटू ये मास, तो y1 इंटू w1 ये आएगा प्लस y2 इंटू w2 आएगा प्लस y3 इंटू w3 आएगा. इस तरह से आएगा और प्लस yn इंटू wn आएगा. और इस प्रकार से यहाँ पर y बार का जो वैल्यू आएगा वह y बार इतना आ जाएगा y1 w1 प्लस y2 w2 प्लस y3 w3 प्लस yn wn डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाएगा w1 प्लस w2 प्लस w3 एंड सो ऑन. यहां wn आ जाएगा. अब यहां पर एक बात आती है कि यदि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वह कंटिन्यूअस प्लेन हो, तो उस स्थिति में या अभी इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं प्लेन के केस में. यदि आपको लीनियर डेंसिटी ये प्लेन डेंसिटी यदि दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले को इस प्रकार से मॉडरेट कर सकते हैं. देखिए यहां पर मासेज जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बल्कि कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है. जैसा कि एक प्लेन लैमिना में होता है, तो उस प्लेन लैमिना का यदि आपको सीजी निकालना होगा तो वह प्लेन लैमिना के लिए यदि x बार यदि कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x बार कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रल, ऐसे आएगा इंटीग्रल x. यहाँ पर जो आपको ये जो आपने ऐसे लिखा अभी x बार का वैल्यू आपने ये लिखा ना, x बार इज इक्वल टू ये x1 w1 प्लस x2 w2. ये फॉर्मूला आपने लिखा, x बार निकाला, x बार w x3 w3 प्लस xn wn ऐसे निकाला डिवाइडेड बाय w1 प्लस w2
W2 प्लस W3 ऐसे निकाला प्लस WL। अब यहां पर इसको आप सिग्मा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to N XR WR और डिवाइडेड बाय सिग्मा R इज इक्वल टू N यहां WR ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इसको इंटीग्रल में इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऐसे, और XR को यहाँ X लिखेंगे और WR यहाँ WR का वैल्यू यदि आप लिखेंगे ऐसे, आप ऐसे लिखेंगे, देखिए ये सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to N, ये XR और WR का वैल्यू आ जाएगा यहाँ MR और इंटू G ऐसे आएगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to N, यहाँ पर भी आ जाएगा MR इंटू G, और G कैंसिल हो जाएगा तो आपको फॉर्मूला ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू सिग्मा XR और MR और R इज इक्वल टू 1 to N डिवाइडेड बाय सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to N MR ऐसे आ जाएगा। और यदि यह जो मासेज है वह कंटिन्यूअस है तो आप इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वह इंटीग्रल आएगा इंटीग्रल x dm बटा यहाँ इंटीग्रल dm इतना आ जाएगा। और लिमिट जो दिया जाएगा वह प्लेन लैमिना का जो बाउंड्री है वह किस कर्व से बना हुआ है उस बाउंड्री के हिसाब से यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दिए जाएंगे, और डीएम निकालने के लिए वहां पर प्लेन डेंसिटी दिया हुआ रहेगा। लाइन के केस में लीनियर डेंसिटी दिया रहता है और प्लेन के केस में वो प्लेन डेंसिटी दिया हुआ रहेगा, एरियल डेंसिटी उसको कहते हैं। एरियल डेंसिटी तीन तरह का डेंसिटी होता है, लीनियर डेंसिटी, एरियल डेंसिटी एंड वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। तो यदि 2 डायमेंशनल प्लेन लैमिना है तो एरियल डेंसिटी दिया रहेगा, यदि कोई रॉड है या वायर है तो वहां लीनियर डेंसिटी दिया रहेगा, यदि कोई 3 डायमेंशनल वस्तु है जिसकी सीजी निकालनी है तो वहां पर वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी दिया रहेगा और उससे आप डीएम का मान निकाल देंगे, जो इंटीग्रेशन की पद्धति है। तो आप इसी तरह से यहाँ पर वाई बार का मान निकाल सकते हैं। सिमिलरली वाई बार का वैल्यू जो है इतना आ जाएगा, यहाँ वाई बार का मान, ये वाई बार इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल यहाँ वाई डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डीएम। यदि एरियल डेंसिटी रो है तो यहां पर एरियल डेंसिटी रो है तो इस केस में देखिए ऐसा फार्मूला आ जाएगा, यहाँ वाई आइए रो और रो यहाँ पर ऐसे डी वाई आ जाएगा, रो डी वाई, और ये आ जाएगा इंटीग्रल रो डी वाई ऐसे आ जाएगा। तो ये बड़े आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रल वाई डी वाई ऐसे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय
इंटीग्रल dy आ जाएगा। बस। तो अब मैं ये फार्मूला सब जो बेसिक फार्मूला था वो बता दिया। अब मैं आपको दूसरे वीडियो में इसके प्रॉब्लम्स कैसे निकाले जाएंगे, सीजी कैसे निकाला जाएगा, इसको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। बस यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।